हेलो एवरीवन, मेरा नाम निपुण कौशिक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो ये आज का हमारे इंटरव्यू के स्पेशल गेस्ट हैं, वो हैं मिस्टर पीयूष जोशी। तो इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, लाइफ बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एक सामान्य परिवार से आते हैं। और आज की बात करें इनके बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये बिजनेस टाइकून के तौर पर यूथ के लिए उभरे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका कहाँ से कहाँ तक का। तो कैसे नजर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। देखो बेसिकली मेरे को कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरव्यू का, लेकिन जस्ट कि हम एक रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, एक रेवोल्यूशनरी एक सिस्टम में है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों तक पहुँच पाऊँ जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, उस यूथ तक पहुँच पाऊँ। तो शायद कहीं ना कहीं किसी शख्स के जीवन में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। तो सर शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है, पीयूष सर काफ़ी टाइम से एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और एक अच्छा खासा अपना एक सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं, एक अच्छा खासा अपना नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं। सबसे पहली बात सर कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है आज के यूथ, हर एक इंसान के दिमाग में एक बात आती है कि बिजनेस वर्सेस जॉब हमेशा इसकी टक्कर रही है। तो आपके हिसाब से देखो, जैसे आप बिजनेस तो कर रहे हो, वैसे बात कि बिजनेस वर्सेस जॉब कैसे एक अलग अलग चीजें हैं और बिजनेस कैसे बेटर है जॉब से? समझो कि जॉब का अगर एक मेरी तरफ से मैं एक बताऊं कि जॉब का मीनिंग क्या है, जस्ट ओवर टू योर बॉस। भी जो भी हमने किया वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, वो हम किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो इंसान अपने लिए कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन बिजनेस एक ऐसा जरिया है जिसमें आप बहुत कम समय के अंदर और बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेके अपनी जीवन जो है वो अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही सर ने कि मतलब मैं इसी से एक जितना टाइम मैं इनके साथ रहा, मैंने एक चीज समझी है कि बिजनेस के बारे में इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने समझा है कि आप खुद के बॉस बन जाते हैं, ठीक है, कि आप अपना खुद का सेटअप कर लेते हैं। अच्छा भैया, एक सबसे बड़ी बात कि सर कि ना मैं एक चीज महसूस करता हूँ कि लोगों को लगता है कि जैसे जॉब में सबसे बड़ी बात रहती है कि आप कोई काम करके आप अर्निंग इनकम जनरेट करते हैं। बिजनेस में क्या है कि आपको ना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कई लोगों के एक माइंडसेट है कि ना इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है, किस काम में करें इन्वेस्टमेंट रिस्क कम रहे, रिस्क फैक्टर कम रहे। तो आप इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखो, हमारा ना इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ भी इन्वेस्ट करना तो मतलब पैसा इन्वेस्ट करना। राइट। हम पैसे को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि पैसे से बड़ा है टाइम। लेकिन टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम हमारी सारी जो मतलब जवानी लगभग पढ़ाई में लगा देते हैं, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। लोग पैसों की इन्वेस्टमेंट सोचते हैं। हम इतने साल लगाते हैं पढ़ने में कि हम 10, 20, 50 मैक्सिमम लाख रुपए हम महीना कमा लें। इतना करने के लिए लगभग हम 30 साल तक पढ़ते हैं। एक PhD आज के टाइम में लगभग मिनिमम उसका 4 से 5 साल का पीरियड रहता है डॉक्टरेट करने का, या अलग अलग प्रोफेशन में जाने का, कोई इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है। वो कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में 25-26 तक ये कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 30-35 साल में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई डॉक्टर है, कोई किसी फील्ड में कोई इंजीनियर है। तो मेरा मानना ये क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? वो भी तो इन्वेस्टमेंट है ना। कि जब कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे अगर हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग की भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, और दिमाग भी तो खर्च हो रहा है ना। इन्वेस्टमेंट तो हर जगह है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट से घबराता है तो वो कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। वो एक जॉब माइंडेड पर्सन होता है। जॉब माइंडेड पर्सन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, ये तो चलो ठीक इन्वेस्टमेंट की बात है। एक पर्सनल सवाल, बिजनेस सेटअप करने के बाद या बिजनेस सेटअप करने से पहले क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई। मतलब ये पूछो कि क्या क्या नहीं है। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। जब स्टार्टिंग में मैंने घर पे बताया तो घर वाले कहते तो करेगा मतलब ढंग से कुछ हुआ भी है, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन परिवार में ही कुछ ऐसे थे कि उन्होंने बोला कि तुझे करना है, तुझे लगता है तो कर। ऐसे सबसे बड़ी बात मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने, मेरे भैया ने, दीदी ने, सबने सपोर्ट किया। कुछ एक जो रिश्तेदार फैमिली में होते हैं ना, तो हेलो बेटा नंबर कैसे है, मैं तेरा रिश्तेदार बोल रहा हूँ, तो वैसे टाइप के लोग मेरे फैमिली में, सबकी फैमिली में होते हैं। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं पड़ा इन कामों में। और एक तो मुझे ऐसे मिले जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम बिजनेस प्लान शो किया, तो वो कहते हैं वो हमारे उनके पुराने राम जी के ऐसे करके उन्होंने 10,000 रुपये लगाए, इन्वेस्ट कर दिए और बर्बाद हो गया। मैं उनकी बात पे मैं 10,000 रुपये लगा के
कौन कैसे क्या होगा? कौन मतलब बर्बाद कैसे हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक चाय का ठेला भी लगाना है, ठीक है, दूसरे नंबर की बिकने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ चाय है, ठीक है, जो हर जगह मिलती है पानी के बाद। तो चाय का भी अगर हमने ठेला लगाना है तो चाय के ठेले के लिए भी मिनिमम 8 से 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट हमारे को चाहिए। और फिर वो लगाना कहाँ है, तो ऐसा नहीं है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। एक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। जरूरी होता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रॉब्लम्स तो हर एक चीज़ में है कि ना हमें ये चीज़ हमें डिसाइड करनी है कि हम उस प्रॉब्लम्स को किस तरह फेस करें, राइट? बिल्कुल। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जब मैं पहले कर रहा था तो सारे ये बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं पड़ा। बहुत सारे दोस्तों ने भी मना किया, हंसते भी थे और वो बोलते थे आ गया भाई, मतलब नेटवर्कर आ गया, कहाँ तेरी गाड़ी है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। अब कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, जब सोशल मीडिया पर उनको दिख रहा हूँ, ठीक है, इंस्टा आई डी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जब मैं उनको दिखता हूँ तो अब पूछते हैं कि कैसे करता है। बिल्कुल। और ये फर्क है। और रिश्तेदारों की जरूरत का क्या हिसाब? रिश्तेदार तो सबसे पहले ये कहते हैं शादी करवा। वो इसलिए कहते हैं ना कि काम स्लो डाउन, वो कहते हैं शादी करवा लो, क्योंकि फिर ये होता है कि क्योंकि सिंगल बंदा, मेरा मानना ये है कि जब तक आप अकेले कर सकते हो तो उतना बेटर है, आप सेटल हो जाओ, उसके बाद में ये चीज़ें होती है। क्योंकि हमारा जो एक एरिया जो जिस मतलब गाँव की बैकग्राउंड का जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है कि 18-19 साल में शादी करवा देना। और अभी तो कुछ अपना एक ऐसा बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे बाल विवाह भी हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता कपड़े क्या पहनने हैं, खाना क्या है, सोना कब है, उठना कब है, तब उसकी शादी करवा देते हैं, उसके ऊपर जिम्मेवारियाँ ला देते हैं। तो ये कुछ मतलब ड्रॉबैक्स हैं सिस्टम के जो मतलब चलता है। तो अगर इसको अगर हम ओवरलैप कर जाएंगे तो थोड़ा सा अगर देखें तो मतलब एक अच्छा अर्निंग सोर्स, अब मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे कल को कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोविड आ गया तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ और एक सेटिस्फाइड जॉब है, भाई 10-12 हज़ार की जॉब है, और मेरे मतलब शादी हो, मेरी श्रीमती जी हैं, 2-3 बच्चे हों, तो ऐसा ना एक परिवार बन जाता है। फिर उनको देना एक से 4 हो जाएंगे ना, तो खर्चा फिर वो 4 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। नहीं, एक बात मेरे और जहन में आई है कि ना कि एक सब चीज़ों से ओवरलैप कैसे किया जाए, कि यार वो क्या सोचेगा, ठीक है, घर वाले क्या सोचेंगे, आगे क्या होगा, उसी से ओवरलैप कैसे किया जाए। मेरा मानना तो ये है कि जो भी आपको कहता है ये तू नहीं कर पाएगा, या मतलब तेरे बस का नहीं है, या कुछ नहीं बनाए काम में ये हो, तो आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस। एक हमारे ना जो नेटवर्किंग के अंदर सबसे बड़ी बात है पेशेंस। आप में धैर्य कितना है, और धैर्य निष्ठा और धैर्य जब जुड़ जाते हैं ना, आप उसमें निष्ठा भाव से काम करें तो कोई संशय नहीं है आपको, मतलब कामयाबी जो है वो कहते हैं ना कदम चुनेगी, ये कदम चुनने वाला थोड़ा मेरे को शब्द गलत लगता है, कामयाबी आपके गले मिलेगी। एक चीज सबसे बड़ी बात कि MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कई जगह पे नाम बदनाम है, कई जगह पे लोगों के मन में, एक्चुअली मैं उसको बदनाम नहीं कहूंगा, कि वो बहुत लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं MLM को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। आप किस तरह देखते हैं कि यूथ इसके अंदर अपना एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर देख सकता है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक स्टूडेंट है, राइट, फॉर एग्जांपल 18, 19, 20 ईयर से कोई मतलब ग्रेजुएशन में होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा, स्टूडेंट है, सबसे बड़ी बात एक फैक्टर रहता है कि वो उसके बाद 25 तक क्या करता है, वो 25 तक ये करता है कि मुझे जॉब ढूंढनी है। लेकिन जब वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आता है ना, तो वहाँ पे उसका जो देखने का जरिया होता है ना, वो क्या कहता है, मुझे जॉब देनी है, मुझे वर्क देना, सॉरी जॉब नहीं, मुझे वर्क देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम क्रिएट कर देता है वो अपने माइंड में कि अब मैं जो है वर्क देने वाला हूँ, किसी के नीचे वर्क करने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब इसको हम ना एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं, जो हर चीज़ को रिस्क लेता है, अपने पे लेके कार्य को करता है। तो ये चीज़ें जो हमारे भारत में पहले जॉब तो थी ही नहीं, भारत में सबसे पुराने एंटरप्रेन्योर ही भारत के अंदर थे। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारा ना कोई आइडल होता है कि ना हम किसी काम को करते हैं तो कोई ना कोई हमें एक ना एम लेकर चलते हैं, एक टारगेट लेकर चलते हैं कि यार वो हमारा आइडल है, कि ना हम कुछ जैसा बनना चाहते हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आइडल या मेंटोर, एक पथ बताने वाला, एक रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक कौन था या कौन है? एक होते हैं लीजेंड, एक होते हैं लिविंग लीजेंड। लीजेंड यानी कि जो चले गए, लिविंग लीजेंड यानी कि जो अभी भी
हैं और आप उनको अपना आइडियल मानते हैं और वो एक मतलब उस फील्ड के अंदर उनसे बेहतर शायद आपने नहीं देखा तो आप उनको मानते हैं ना। तो अगर मैं बात करूँ लिविंग लीजेंड की बात करूँ, पहले लीजेंड की बात करूँ तो मैं आदर्श तो प्रभु श्री राम को मानता हूँ, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनको उनकी गाथाएं पढ़ी, उनकी जो भी मतलब सार है उनका, ठीक है, मैंने वो पढ़ा और साहित्य से भी मैं जुड़ा रहा। मैंने बहुत सारी मतलब किताबों को अध्ययन करने की कोशिश की है, अभी भी मैं करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि हर चीज़ है ना जो है वो मतलब नरम रह के, आप गर्म रह के कुछ भी करेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं वो जल जाएगी। जब नरम रहेंगे ना तो वो थोड़ा सा समय लगता है। तो वहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि प्रभु श्री राम जो है वो एक आराध्य के तौर पे है, ठीक है। तो लेकिन हम उनको ऐसा नहीं मानते कि वो चले गए, उनके विचार हमारे अंदर है, तो हम उनको अभी भी अगर लिविंग लेजेंड रहे तो वो भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो रतन टाटा, मैंने जब उनकी जीवनी पढ़ी, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उन्होंने शादी नहीं करवाई, इसीलिए नहीं करवाई कि भाई जिनसे उनका प्रेम था, जिनसे उनका प्रेम पसंद था, तो उन्होंने बोला कि कमिटमेंट है, सबसे बड़ी बात कमिटमेंट थी जिसके साथ थी, अगर वहाँ नहीं तो फिर वो पद्धति जीवन में ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसा चलो अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन वहाँ से पता लगता है कि व्यक्ति कितना मतलब प्रभावशाली है, कितना उन्होंने दमखम दिखाया ना। फिर उन्होंने आज जो भारत की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। इतना पैसा होने के बाद भी वो वर्क कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनकी मतलब दाल रोटी बंद हो जाएगी तो वो काम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे लिविंग लेजेंड वर्क कर रहे हैं। और कैंसर हॉस्पिटल रिसेंटली अभी असम के अंदर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उनके टारगेट्स हैं। और हालांकि मैंने देखा उनकी वीडियोस वगैरह में, उनसे मैं सपना है मेरा कि मैं उनसे वीडियो नहीं बना, लेकिन मैंने देखा कि उनसे चला भी नहीं जाता मुझसे, लेकिन फिर भी वो इतना कर पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी वो क्या है मोटिवेशन है हमारे सबके लिए। और मेरी इस फील्ड के अंदर अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो भी कुछ छोटा मोटा है तो वो मैं उनकी वजह से हूँ, ठीक है, सबसे पहले वो, क्योंकि मैं उनके अपने में आता हूँ तो वो मुझे मानते हैं। और मज़ा तो जब आता है जब वो बोलते हैं ना भैया, तो ऐसा लगता है अपना पैसा लगता है ना, तो ये बड़ी बात है। और सेकेंडली अगर मैं कहूँ मेरे जो मतलब जिनसे मैं सीखा हूँ इस बिजनेस में, मुझे कुछ नहीं पता था, तो श्री नपरी गिल जी हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने वर्क किया, फिर उन्होंने इस फील्ड को किया, और जब बाद में जिन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के और नहीं तो शायद होगा बनेगा कुछ करेंगे, ये देखो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने मर्सिडीज ली है, ये देखो, तो वहाँ से उन्होंने एक सपने जगाने का काम किया था। श्री प्रमोद चीज़ है और मेरे बड़े भैया हमारे, ठीक है, जैसे आप मुझे भैया कहते तो मैं भी उन्हें यही कहता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात की मैं उनको सर कहना तो वो तो चलो 4 लोगों के सामने, लेकिन जब हम पर्सनली बात करते हैं फैमिली रिलेशन, लेकिन अगर मैं पहले पॉइंट पे आऊँगा जॉब और बिजनेस ना, अगर मैं जॉब कर रहा होता ना तो मुझे उनको सर करना पड़ता, वो मुझे कहते हैं मुझे वो करना पड़ता। अब मैं क्या है मेरी कोई समस्या तो उनके सामने रख नहीं सकता कि फैमिली रिलेशन बन गया, तो कभी भी मुझे ये नहीं पूछते क्या बिजनेस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ और परिवार में सर कैसे, उसके बाद में पूछते हैं कोई दिक्कत आ रही है, ये नहीं पूछते तुम क्या डाल रहे हो क्या कर रहे हो, कभी नहीं कहा कोई सिंगल ऐसा नहीं कभी कितने पीढ़ी आप डाल रहे हो, हम इसे कहते हैं भाई बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इस लेवल पे पहुँचे जो मतलब 7 फिगर की अर्निंग जो करते हैं, तो उस लेवल पे पहुँच के अगर आपको यूनियर बदल कहते हैं, छोटा बदल कहते हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व का एक विषय है। और अभी परसों तक उनसे मिलना भी होगा दोबारा, तो जितनी बार भी मिलता है तो एक नई ऊर्जा के साथ उनसे मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वाजिब हूँ आपकी बात से, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और मैंने जितना देखा है इस सिस्टम में सर को काम करते हुए, मेरे सीनियर्स को काम करते हुए, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि यह सिस्टम, ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो सपने बेचता नहीं, सपनों को पूरा करता है। तो अंत में मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और एक अच्छा व्यू, अपने एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा यूथ को लेकर, और जो नए लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं बिजनेस के लिए। तो बस अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और एक सबसे अच्छा स्लोगन है
ये यूनिटी को दिखाता है हमारे वाइब्रेंट विवा का कि वी आर विवा। बहुत बहुत धन्यवाद।